अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक साहब ने टालिया भाईजान इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब ने आखिरकार अपनी इस्तीफ़ा पॉलिसी के ऊपर नजर सानी का इंदिया देते हुए इस बात का इजहार कर दिया है कि जनाब ये असम्बलियों से अब किसी तरह के कोई इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे। तहलील अगर करने की नौबत आ गई तो तहलील कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी इस सूरत में जब हमें इलेक्शंस होते हुए नजर आएंगे, और वो भी बड़ी क्लैरिटी के साथ। और इमरान खान साहब का ये बयान अगर इस मौके पर आ रहा है जहां पर वो खुद इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उनको अर्ली इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो खेल है इस्तीफा खेलने वाला, इसके ऊपर परवेज़ खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयानिया है उसने फतह पा ली है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब को ये बात CPNE के प्रेसिडेंट काज़म खान साहब के साथ मुलाकात के अंदर करने की ज़रूरत पेश ना आती। और अगर उन्होंने ये बात की है तो इसका मतलब ये है कि अब वो इस सिस्टम को चलने देना चाह रहे हैं। कल ज़मान पार्क में जो इजलास हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसके बाद भी जो ऐलान किया गया तो उसके अंदर असम्बलियों की तहलील के हवाले से, इस्तीफ़ों के हवाले से इस तरह की कोई बात नहीं की गई। अलबत्ता इस बात का ज़रूर इजहार किया गया कि महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर आ रही है, और ये सड़कों पर उस वक्त तक रहेगी जब तक हुकूमत घर नहीं चली जाएगी। और साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि 3 हफ्ते बाद इमरान खान साहब मंजर आम पर आएंगे, 3 हफ्ते बाद इमरान खान साहब इस एहतजाज को ज्वाइन करेंगे, 3 हफ्ते बाद इमरान खान साहब इस हुकूमत को घर भेजने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगले 3 हफ्ते कम से कम रावी पाकिस्तान की सियासत में चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं और जिस तरीके से पॉलिटिकल चीज़ें एक दूसरे के साथ, पॉलिटिकल एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ मिलती हुई जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं, उससे तो मुझे इसी बात का अंदाज़ा लग रहा है कि इमरान खान साहब को सियासी मैदान में भी महदूद करने की हिकमत अमली चल रही है। और अगर ये हिकमत अमली कामयाब हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब वर्सेस ऑल ऐसा ही कुछ सिनेरियो मुझे डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है अगर इलेक्शंस अर्ली होते हैं। क्योंकि इस वक्त इंतखाबात के मामले पर भी जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हैं। ख़ास तौर पर ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से गुज़िश्ता 2-3 दिन से बहस का आगाज़ हुआ है, ये भी अपने अंदर बहुत सारे पोशीदा मानी लेके आ रहा है। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के दर दौलत पर हाज़िरी देते हैं, वहाँ से मुलाकातें करते हैं, बाहर निकल कर इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब हमें मार्च के अंदर एक ऐसा सेटअप आता हुआ नज़र आ रहा है जो कम अज़ कम 2-3 साल तक रहेगा और पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकालेगा। तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सामने आते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो तवीलुल मुद्दती निगरान सेटअप है, इसके तश्कील के हवाले से भी बहुत ज़्यादा सवाल पैदा होते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इस हवाले से भी इंकशाफ हुआ है कि तवीलुल मुद्दती निगरान सेटअप के हवाले से जो तजवीज़ है या जो बात है, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सामने नहीं आई। ये कैसा इंकशाफ है? और इंकशाफ ये है कि ये बात इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सामने नहीं आई, बल्कि ये बात मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन लीडर जो मुस्लिम लीग नून के साथ यानी हुकूमत के साथ बैक चैनल राब्तों में शरीक रहे हैं, खुद उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि हुकूमत की तरफ से एक तवीलुल मुद्दती निगरान सेटअप तश्कील देने की तजवीज़ पेश की गई है। और सबसे ज़्यादा हैरान कुन पहलू ये नहीं है कि ये इंकशाफ हुआ, हैरान कुन पहलू ये है कि मुस्लिम लीग नून ने खुद तस्दीक कर दी कि जनाब हमने ये वाली तजवीज़ दी है। अब बताएं आप ये कैसा है? और आप सोच रहे होंगे कि बाद में हवा में कर रहा हूँ। नहीं जनाब, हवा में नहीं कर रहा। स्पीकर साहब से कल मुलाकात हुई थी साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब की, और असद कैसर साहब ने इसके बाद रात को एक टीवी टॉक शो के अंदर उन्होंने शिरकत की। और इस टीवी टॉक शो के अंदर कैपिटल टॉक हामिद मीर साहब के, और वहाँ पर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि वो हुकूमत के साथ बैक चैनल राब्तों में शरीक रहे हैं। और वहाँ पर होने वाली गैर रस्मी मुलाकातों के अंदर खुद हुकूमती वफ्द में शरीक लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस बात पर कायल करने की कोशिश की, उनको इस बात की ऑप्शन दी कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये इंतखाबात हों, लेकिन उससे पहले हमारी ये ख्वाहिश है कि ये वाला जो मीशत की बहाली है, मीशत के हवाले से सख्त फैसले लेने का जो बोझ है, ना आपके सर आए ना हमारे सर आए। क्यों ना इस मुश्किल फैसलों का बोझ हम एक तवीलुल मुद्दती निगरान सेटअप के हवाले कर दें, जो आइन में मौजूद गुंजाइश पर अमल दरामद करते हुए मुल्क के अंदर फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाए
और पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पर लाने की कोशिश करे। क्योंकि अगर किसी भी सियासी गवर्नमेंट की तरफ से मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए जिस तरीके से IMF की तरफ से दबाव आ रहा है कि 600 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएं, तो ये और उसके बाद ही ये जो 9th रिव्यू है तो इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा जनाब इससे हम बच जाएंगे, तो इसी भी बच जाओगे, अस्सी भी बच जाएंगे। ये बात असद कैसर साहब ने बात की है और उसी प्रोग्राम में मौजूद मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा और मौजूदा वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने इस बात की तस्दीक भी की है। उन्होंने कहा जनाब ये तो गैर रस्मी तौर पर बातचीत हो रही थी ना, तो गैर रस्मी तौर पर बातचीत के अंदर इस तरह की कई चीज़ें हैं जो डिस्कस हो जाती हैं। रस्मी तौर पर ऑफिशियली तो हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो भाई ये गैर रस्मी तरीके से ही गुफ्तगू आगे बढ़ती है, ये गैर रस्मी तरीके से ही माहौल को बनाया जाता है। ये जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि फ़लाँ बंदा जाके इस्टेब्लिशमेंट से मिल के आए, शब्बर जैदी मिल के आए, अब्दुल हफीज़ शेख मिल के आए, रज़ा बाकिर मिल के आए, तो इसका मतलब ये है कि ये इकोनॉमी का मामला जो है इसको संजीदगी के साथ लिया जा रहा है। और इस बात को भी संजीदगी के साथ लिया जा रहा है कि पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए हमें कुछ सख्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे। अगर हमने सख्त इक़दाम नहीं उठाए तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सियासी हुकूमतें इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, मुस्लिम लीग नून की आप ले लें, वो इस वक्त इक़्तिदार में है और उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरीके तक वो अपनी टर्म पूरी करें और ये जो बाकी मानदा टर्म है 8 महीने की, इसके अंदर वो कुछ इस तरह के इक़दाम कर सकें जिसके नतीजे में लोगों के अंदर जो उनका ग्राफ कम हुआ है, उन्होंने जो सियासी कीमत अदा की है वो कम अज़ कम, वो सियासी कीमत का जो खसारा है कम अज़ कम वही कम हो जाए। इस तरह की कोई सिचुएशन सामने आ जाए और इसीलिए उन्होंने अपने महागुरु जनाब इसहाक डार साहब को वतन वापस लेके आए और उनके हिस्से मईशत लगा दिया कि जनाब मईशत को बहाल करें। लेकिन मईशत बहाल होती हुई नजर नहीं आ रही। हर गुजरता दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर रहा है। मिसाल देता हूँ आपको, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक खबर छपी और उसका आप स्क्रीनशॉट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट के अंदर एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अंदर यह बात बताई जा रही है कि हुकूमत को जनवरी के पहले हफ्ते में तकरीबन $1 अरब की अदायगियां करनी है और वो खलीजी बैंकों से जो कर्जा लिया हुआ है वो उनको वापस करना है। लिहाजा $1 अरब अगर आपके ख़जाने से निकल जाएगा तो फिर आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा महदूद किस्म के जो वसाइल है वो रह जाएंगे। क्योंकि इस वक्त स्टेट बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के जो ज़खायर है वो तकरीबन $5 अरब 80 करोड़ के रह गए हैं। इसमें से जो अगर हम ये कहें कि जनाब $1 अरब की ये अदायगी हमें करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी, हम चाहें ना चाहें ये तो करनी पड़ेगी। अगर ये $1 अरब की अदायगी कर दे तो हमारे पास बचते हैं $4 करोड़ 80 4 अरब 80 करोड़। और ये यहाँ पर आकर ख़तरा जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है, बल्कि ख़तरा नज़र के आता है, ख़तरा सामने आ जाता है वो कि इसमें से $3 अरब ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया ने दिए हैं हमें अपने अकाउंट में रखने के लिए, खर्च करने के लिए नहीं। इसी तरीके से $2 अरब दिए हुए हैं चाइना ने कि जनाब ये भी आपने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए आपने अपने जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर रखने हैं, खर्चने नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जो अमाउंट हमारे पास रह जाएगी $4 अरब 80 करोड़ की, तो उसके बाद हम ऑलरेडी $20 करोड़ के खसारे में चले जाएंगे और हमारे पास कोई भी अदायगी करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और इसके अलावा सिर्फ वही दौर मदार होगा जो हमें रेमिटेंसेस आती हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त स्टेट बैंक के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो हमारे कौमी बैंकों में मौजूद डॉलर अकाउंट से भी कम हो चुके हैं। अगर हम मजमूई तौर पर डॉलर्स देखें इस वक्त पाकिस्तान में कितने हैं तो वो तकरीबन $10.5 अरब के करीब मौजूद है, स्टेट बैंक और निजी बैंक्स को अगर हम इसके अंदर शामिल करें। लेकिन जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान जो रेट का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस आज की डेट के अंदर जो इस वक्त हमारा इंटर बैंक रेट है वो तकरीबन 230 रुपए के लगभग है, जबकि ओपन मार्केट में अव्वल तो डॉलर मिल ही नहीं रहा और अगर मिलेगा तो वो तकरीबन 270 रुपए के रेंज में मिल रहा है। और इसके अंदर अगर ये वाली खबर आ जाए सामने कि जनाब पाकिस्तान से डेली अफगानिस्तान तकरीबन $1.5 करोड़ स्मगल हो रहा है,
तो फिर तो चीज़ों को जो है वो संभालना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अब आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, जो पैसे होंगे उनको आप खर्च नहीं कर सकेंगे। जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पता है कि जनाब ओपन मार्केट के अंदर जो रेट है वो ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए पैसे क्यों भेजेंगे, वो हवाला या हुंडी के ज़रिए भेजेंगे। और यही वो सिचुएशन है जो इस वक्त अलार्मिंग हो गई है। अगर आप मुल्क के अंदर देखें तो बहरान अब शदीद तरीन होता चला जा रहा है। बल्कि इस वक्त जो आटे का क्राइसिस मुल्क में डेवलप हुआ है, ये सबसे ज़्यादा आटा तो कहता है दोनों हाथ ना लाओ, बंदा आटा रोटी नहीं खाएगा तो क्या करेगा। अगर आटा 130 से 135 रुपए किलो बिक रहा है शहर लाहौर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हमने गरीब को कहां तक पहुंचा दिया। 135 रुपए का आटा लेगा, 270 रुपए किलो वो LPG लेगा, उसके बाद ये बिजली का एक बल्ब जलाएगा, वो क्या करेगा। जहां पर जिस मुल्क के अंदर जो साबुत मसन है वो 800 रुपए किलो बिक रहे हों, सफ़ेद चने जो हैं वो 400 रुपए किलो बिक रहे हों, तो गरीब आदमी खाएगा क्या। जब खाएगा नहीं तो वो आप खुद अंदाज़ा लगा लेना ये सिचुएशंस किस तरफ जा रही हैं। और इस सिचुएशन से बाहर निकलने का जो हल हमारी पॉलिटिकल एलीट सोच रही है वो है लॉन्ग टर्म इन टर्म गवर्नमेंट, यानी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट। और अगर ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट सोच रही है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को क्या प्रॉब्लम हो गया। जनाब तुसी कह रहे हो तो ठीक है, कर लो, हमें क्या एतराज़ है। हमें तो इससे ज़्यादा कोई सूटेबल चीज़ ही नहीं है कि वो तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, उन्होंने तो लोगों को जाके जवाब ही नहीं देना, ना वो वोट लेके आए हैं, ना उनको वोटों का पार है। वो उनको किस चीज़ की फिक्र हो गएंगे, नहीं जनाब जिस तरह चलता चलाओ, हमें क्या, हमने IMF को खुश करना है। अब्दुल हफीज़ शेख साहब तो हैं ही IMF, ये जो 3 लोग मिले हैं ये तो हैं ही IMF के सारे जो है पिट्ठू। अब ये जो IMF की गवर्नमेंट आएगी, जो IMF लेड गवर्नमेंट होगी, वो मेरा और आपका सोचेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। और इस सिचुएशन के अंदर अगर नून की गवर्नमेंट है या PTI की गवर्नमेंट है, कौन अवाम का सोच रहा है? कोई अवाम का नहीं सोच रहा। अगर अवाम का सोच रहे होते इमरान खान साहब तो ये बारूदी सुरंगें ना लगा के जाते, IMF के साथ मुआहदे को ख़राब ना करते, सिर्फ इस वजह से कि जनाब मुझे इक़्तिदार में रहने का मौका मिलना चाहिए। सर ऐसे नहीं चलता, हमें मेरिट्स के ऊपर चीज़ों को देखना है। और इस वक्त ये बात मुझे कहते हुए भी खौफ आ रहा है कि हम इस वक्त डिफ़ॉल्ट के किनारे पर खड़े हैं। सिर्फ ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट की जो सारी की सारी वो शराइत है ना, वो इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो तमाम की तमाम पूरी हो रही है। मैंने आपको एक हल्की सी एक पिक्चर बताई है कि 5 अरब 80 करोड़ डॉलर हैं, जिसमें से 5 अरब डॉलर रखे हुए हैं हमारे पास, हम उनको खर्च नहीं कर सकते। और 1 अरब डॉलर की हमने पेमेंट करनी है जनवरी के फर्स्ट वीक में। ये चीज़ें हो जाएं तो आप मुझे बताएं कि कैसे चलेगा, LCs कैसे खुलेंगी, इंपोर्ट्स कैसे होंगी। ये जो बिजली जिस पे हम बैठे हुए हैं, ये बिजली जो है बनाने के लिए फर्नेस ऑयल कहाँ से आएगा, उसकी पेमेंट कौन करेगा। ये जो LNG आएगी इसकी पेमेंट कौन करेगा। ये जो आटा हमने इंपोर्ट करना है, गंदम हमने इंपोर्ट करनी है, बाकी दालें हमने इंपोर्ट करनी है, बाकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया जो हमने इंपोर्ट करनी है, उसके पैसे कौन अदा करेगा, कहाँ से वसूल किए जाएंगे। और IMF कहता है 600 अरब रुपए के कर्जे लगाएं। भाई मजीद टैक्स लगाएं जब आपके पास इस वक्त खाने को नहीं है। जिस मुल्क के अंदर आटा 135 रुपए किलो हो, जहां पर जो है वो 20 रुपए की 25 रुपए की रोटी का मुतालबा कर दिया नान भाई एसोसिएशन ने। उन्होंने कहा जनाब 25 की रोटी 35 का नान, ऐसी तैसी बढ़ गया जनाब, 25 रुपए की रोटी 35 रुपए का नान। अब बताएं क्या करेगा कप्तान, या कौन क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। सर इस वक्त जो सिचुएशन है वो ज़्यादा गंभीर है। अब इमरान खान साहब असम्बलियों से इस्तीफ़े दें ना दें, मौजूदा हुकूमत अपनी टर्म पूरी करे ना करे, भाई ये सर्वाइवल की लड़ाई है। इस वक्त सर्वाइवल की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती जिस तरह हम लड़ रहे हैं। सर्वाइवल की लड़ाई के लिए तो सबको जो है इकट्ठा होकर, घर में आग लगी है, भाई आपस में लड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ बोलचाल नहीं है, घर को आग लगी हुई है, तो वो कहेगा जनाब ये तेरे हिस्से में आग लगी है तू बुझा, ये मेरे हिस्से में आग लगी है मैं बुझाऊंगा। ऐसे नहीं होता। उस वक्त सब एकदम आपस में आके मिलते हैं और ये जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आग बुझानी पहले ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन होना है, रीबिल्ड होना है, फिर रेनोवेट होना है, उसके बाद लड़ाई है, जितनी मर्जी लड़ लें।
लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जनाब आपके हिस्से की आ गई, ये आप बुझाएं, मैं नहीं बुझाऊंगा, बल्कि मेरे पास अगर मौका मिलेगा मैं पेट्रोल डालूंगा इसमें। दैट इज़ नॉट द वे। इस वक्त ये वाली चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। और इस तरीके के ये जो हरबे हैं कि जनाब लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट आ जाए, ये भी बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है कि आप सिचुएशन को फेस करने से घबरा रहे हैं यार, अफसोसनाक है। लेकिन दुआ है कि शायद अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है उसको थोड़ी सी अक्ल आ जाए, या उनको अपने किए पर थोड़ी सी नदामत हो जाए, या कम से कम वो बाकी बातें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो मुल्क जिन ख़तरात का शिकार है उससे निकालने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। काश ऐसा हो जाए, ये काश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काश। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।